तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसका 16 साला दौरे हुकूमत महज 50 दिनों में खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसको बेगम ऑफ बांग्लादेश से बुचर ऑफ बांग्लादेश का खिताब मिलता है। हम बात करेंगे शेख हसीना वाजिद की। शेख हसीना वाजिद सन 1947 में पैदा होती हैं टांगापारी के इलाके में। अब शेख हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख हसीना वाजिद की कहानी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा शेख मुजीबुर रहमान पर भी बात करनी होगी ताकि हम शेख हसीना वाजिद की कहानी को मुकम्मल तरह समझ सकें। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल करके ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद करवाया, यानी बांग्लादेश बनाया। साल था 1971 का। शेख मुजीबुर रहमान ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल करके बांग्लादेश का कमान संभाल लिया। मगर होता कुछ यूं है कि 4 साल के दौरानिया के अंदर अंदर कब वो पॉलिटिकल लीडर से अपनी मिलिट्री की आंखों में खटकने लग गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। और ठीक 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं के खानदान के 40 अफराद समेत उन्हीं के बच्चे, बीवी, सबको कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं की मिलिट्री कत्ल कर देती है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि शेख हसीना भी तो उन्हीं की बेटी थी। मगर होता कुछ यूं है कि शेख हसीना और उनकी बहन रियाना ये उस वक्त मुल्क से बाहर होती है, यानी कि जर्मनी में अपनी तालीम ले रही होती है, तो ये दोनों बच जाती हैं। इस तरह शेख हसीना वाजिद की कहानी का आगाज होता है। शेख हसीना वाजिद शुरू से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पली बड़ी थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में जब थी तब वो वाइस प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट्स की, और वो अपने बाप के मिशन को लेकर तब भी आगे बढ़ती थी। मगर बाप के कत्ल होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब उनका वापस मुल्क जाना कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, तो चुनाचा उस वक्त इंडिया में हुकूमत थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने पास पनाह दे दी। 6 साल वो इंदिरा गांधी के पास रही, 1981 तक। 1981 में अवामी लीग, जिनके उनके बाप सरबराह थे शेख मुजीबुर रहमान, वो दम तोड़ने लग गई। कुछ जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने शेख हसीना वाजिद को कहा कि अगर आप वापस आ गई तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा और यकीनन कौम आपके साथ खड़ी होगी। शेख हसीना वाजिद को लगा कि मेरे बाप की हमदर्दियां मेरे साथ हैं, तो चूंकि मुझे वापस वतन लौट जाना चाहिए, तो वो 1981 में बांग्लादेश वापस लौट आई। उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया, आवाम सड़कों पर आ गई, लोगों ने अपनी हमदर्दियां जताई और उन्हें यह एहसास होने लगा कि वाकयातन उनका वापस आने का फैसला दुरुस्त था। 1991 में इलेक्शन किए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से हसीना वो इलेक्शन हार जाती हैं और उन्हीं की कंपेटिटर खालिदा जिया वो उस इलेक्शन में जीत जाती हैं। अब खालिदा जिया भी बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह थी। अब 1991 में जब शेख हसीना वाजिद इलेक्शन हार गई तो वो सड़कों पर आ जाती है। जैसा कि अमूमी तौर पर हमारे मुल्क में भी अक्सर औकात होता है कि जो पार्टी इलेक्शन हारती है तो वो धांधली का और बहुत सारे उज़र पेश करके सड़कों पर आती है, यानी कि एक पॉलिटिकल प्रेशर देती है कि अगली हुकूमत दोबारा से री इलेक्शन करवाए, ये इलेक्शन फेयर नहीं है। इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने किया, वो सड़कों पर आ गई। खालिदा जिया ये पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने 1996 में इस्तीफा देके एक केयर टेकर गवर्नमेंट, एक केयर टेकर हुकूमत को मुल्क की बागडोर दे दी। अब उसके बाद ये होता है कि 1996 में शेख हसीना वाजिद दोबारा इलेक्शन होते हैं और वो जीत जाती है। अब ये इस दौरानिये को बैटल ऑफ बेगम्स कहा गया है, क्योंकि 1996 से लेकर 2008 तक अदला बदली चलती रहती है। 4 साल शेख हसीना वाजिद हुकूमत करती हैं, फिर 4 साल खालिदा जिया हुकूमत करती हैं, फिर 2008 में दोबारा हसीना पावर में आती हैं और 2010 में वो एक एक्ट करती हैं जिसने बांग्लादेश में बहुत से नुकसान भी पहुंचाया और बहुत सी आवाजें भी बुलंद कर दी। उन्होंने 5 मिलिट्री हेड जो 1975 के सान्हे में इन्वॉल्व थे, उनके मुताबिक उन्होंने उन्हें सजाए मौत सुना दी। और 2010 से 2012 के दौरान उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मकसद ये था कि जो भी 1971 या 1975 के वाकयात में मुलविस थे और जो जर्म में मुलविस थे उनके खिलाफ फैसला किया जाएगा। जिसको कसूरवार पाएंगे उनको सजा दी जाएगी। तो उसी के तहत एक आईसीटी नाम का इदारा बना दिया जाता है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। अब 2012 के बाद ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल क्या करता है कि जमात इस्लामी के बहुत से सरबराहान को या तो जेल में भेज दिया जाता है या तो उन्हें सजाए मौत सुना दी जाती है, और इसी तरह बीएनबी के भी बहुत से लीडर्स को सजाए मौत या जेल में भेज दिया जाता है। अब
बांग्लादेश की आवाम यह समझती है कि ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ये तो वार के लिए थी, मगर ये तो अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल होती रही है। मगर उसके साथ साथ बांग्लादेश की बेहतरी यह भी हुई कि इसी दौरानिया में बहुत सी ग्रोथ है, डेवलपमेंट भी चलती रही। बांग्लादेश टेक्सटाइल हब बन गया। चूंकि इंडिया शेख हसीना वाजिद को बहुत पसंद करता था तो इंडिया का हाथ भी था बांग्लादेश के ऊपर। तो इसी तरह देखते ही देखते बांग्लादेश की आवाम में तरक्की भी आती रही, वहां पे जॉब्स भी मिलती रही और वहां पे एक टेक्सटाइल हब बन गया जिससे बांग्लादेश की आवाम को बहुत फायदा हुआ। तो बांग्लादेश की आवाम ने इस पर इतना वावेला नहीं मचाया कि ठीक है हम भी तरक्की कर रहे हैं, अगर ये साथ साथ थोड़ा सा अपना इंतकाम ले रही हैं तो लेती रहे। फिर यूं होता है कि कब पॉलिटिकल लीडर से कब वो एक डिक्टेटर की सूरत इख्तियार कर लेती हैं शेख हसीना वाजिद, ये मालूम ही नहीं होता। और हत्ता कि नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि 2018 के इलेक्शन में वो खालिदा जिया को उठा के सीधा जेल में फेंक देती हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना तो उनका कोई मुखालिफ रहा ना तो कोई ओपोजिशन रही, यानी कि शेख हसीना वाजिद एक मुकम्मल डिक्टेटर की सूरत इख्तियार कर चुकी थी 2018 में। अब 2018 में शेख हसीना वाजिद एक बहुत बड़ी तादाद से इक्तदार में आती हैं। उनका दौरानिया फिर 6 साल का होता है। उसके बाद साल शुरू होता है 2024 का। 2024 में शेख हसीना वाजिद दोबारा फिर से इख्तियार में आ जाती है, यानी कि 2008 से चलता हुआ दौरे हुकूमत 2024 तक जारी रहता है और 2024 में भी वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अब बांग्लादेश में सूरत हाल यह थी कि ना तो कोई सी ऑपोजिशन को शेख हसीना के खिलाफ बोलने की इजाजत थी, ना तो मीडिया को। मीडिया भी अंडर कंट्रोल था और अवाम भी अंडर कंट्रोल थी। मगर शेख हसीना वाजिद ने एक एक्ट बनाया कि उन्होंने डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट बनाया, DSA। अब डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट क्या है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया है वहां पर उस पर पाबंदी लगा दी। अब उसका नुकसान शेख हसीना वाजिद को यह होता है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता कि अवाम के अंदर कौन सी मुश्किलात हैं, उनके अंदर कौन सा गम और गुस्सा है। 2024 में फिर कुछ ऐसा होता है जिसने शेख हसीना वाजिद की अगली जिंदगी को बदल के रख दिया। 2024 में वो एक जॉब रिजर्वेशन एक्ट पास करती है जिसमें 1971 के फ्रीडम फाइटर्स का कोटा दिया जाता है, यानी कि जो 1971 में फाइटर्स इन्वॉल्व थे उस जंग के अंदर जिसने पाकिस्तान को बांग्लादेश से आजाद कराया, उनके लिए 30% जॉब रिजर्वेशन कोटा रख दिया जाता है। मतलब कि जितनी भी जॉब्स आएंगी उनमें से 30% जॉब उस फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे ले जाएंगे। अब चुनाचा कोरोना में हालात बांग्लादेश के बहुत खराब थे, जॉब्स थी नहीं, तो जो वहां की यूथ थी उनको यह बात समझ में आ गई कि ये तो सिर्फ अपनों को ही लगाना चाहती है, तो यूथ सड़क पर आ जाती है। अब एक छोटा सा प्रोटेस्ट क्या ही कर लेगा, मगर वो छोटा सा प्रोटेस्ट जो कर लेगा वो पूरी दुनिया ने देख लिया। तो 2024 में एक प्रोटेस्ट शुरू होता है स्टूडेंट्स के गिर्द। वो सड़कों पर निकलते हैं। चुनाचा एक 16 साल से डिक्टेटर अपनी ताकत से हर चीज को दबाता रहा, तो शेख हसीना ने इसे भी उसी तरह लाइट लिया और हुक्म दे दिया अपनी मिलिट्री को कि इस प्रोटेस्ट को किसी तरीके बस खत्म किया जाए, मैं ये प्रोटेस्ट नहीं देखना चाहती। अब यूनाइटेड नेशन के मुताबिक मिलिट्री ने इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए 1400 स्टूडेंट्स मार दिए। 1400 स्टूडेंट्स का कत्ले आम हो गया बांग्लादेश में। अब चुनाचा वहां पे सोशल मीडिया एक्ट लगा हुआ था, तो शेख हसीना इस ग्राउंड रियलिटी से फिर ना वाकिफ रही कि अवाम के अंदर क्या चल रहा है। अब हत्ता के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वो जॉब रिजर्वेशन एक्ट को खत्म कर दिया, मतलब कि उस एक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन अब आग भड़क चुकी थी। वो जो 1400 स्टूडेंट मरा उनका बदला लेने के लिए अब बांग्लादेश की आवाम चाहती थी कि हमें शेख हसीना का सर चाहिए, और वो खून के प्यासे हो गए। तो 5 अगस्त 2024 को एक प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में तमाम अवाम सीधा शेख हसीना वाजिद के घर चल दिए। अब उनका था या तो शेख हसीना को इस मुल्क से निकालेंगे या तो इसका सर लेके आएंगे। अब 16 साल तक हुकूमत करने वाली एक औरत जिसके हाथ में मिलिट्री, जिसके हाथ में पुलिस, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज है, मीडिया है, अवामी ताकत के सामने वो बेबस हो गई। उसने एक दफा आखिर में फिर हुक्म दिया अपनी फौज से कि मुझे ये प्रोटेस्ट खत्म चाहिए, मगर इस दफा फौज ने भी मना कर दिया कि आखिर कितने बंदे मारेंगे, अपने ही मुल्क के लोग हैं। इस तरह 2024 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद वहां से भागकर दोबारा इंडिया में पनाह ले लेती है और वो आज भी वहां पे क्याम पजीर हैं। अभी सब कहानी सुनाने का मकसद यह है कि 17 नवंबर 2025 को वही ICT इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो शेख हसीना वाजिद ने बनाया था अपने अपोजिशन और अपने दुश्मनों को रोंदने के लिए,
उसने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुना दिया, और फैसला भी क्या, सजाए मौत सुना दी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब लोग कह रहे हैं कि किसी तरह वो बेगम ऑफ बांग्लादेश से बुचर ऑफ बांग्लादेश बन गई कि आज उन्हीं के मुल्क ने उन्हें सजाए मौत सुना दी है। अब शेख हसीना वाजिद अभी भी इंडिया में पनाह गुजीर हैं। अब देखने में तो ये लगता है कि वो इंतजार में है कि शायद दोबारा बांग्लादेश के हालात बदले, और जिस तरह वो 1981 में वापस आई थी और दोबारा अवाम का कमान संभाल लिया था, शायद हालात बदले, बांग्लादेश की अवाम उन्हें दोबारा सपोर्ट करे और वो वापस आ जाए। मगर ये तो वक्त बताएगा कि कहानी किस मोड़ पे जाती है। ये थी शेख हसीना वाजिद की मुकम्मल कहानी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।